हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सपोनेंशियल एकेडमी। मैं जूही मित्तल और आज हम डिटर्मिनेंट्स को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अभी तक हमने डिटर्मिनेंट्स में सीखा था कि कैसे सॉल्व करते हैं, मैट्रिक्स को सॉल्व करना सीखा, डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना सीखा, अप्लाई भी किया था जिसमें हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं यूजिंग डिटर्मिनेंट। आज हम मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट को अप्लाई करने जा रहे हैं, मतलब एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स सीखने जा रहे हैं, जो कि हम किस पर अप्लाई करेंगे, लीनियर इक्वेशंस के सिस्टम पर, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस पर अप्लाई करेंगे और वहां से चेक करेंगे कि ये कंसिस्टेंट सॉल्यूशन देता है या फिर इनकंसिस्टेंट, जो कि मैं भी बताऊंगी कि क्या होता है कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो एप्लीकेशन, क्योंकि हम अप्लाई करने जा रहे हैं डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस को, तो सबसे पहले आते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम। अब लीनियर इक्वेशंस हमें दी होंगी, सिस्टम दिया होगा लीनियर इक्वेशन का, या तो 2 वेरिएबल में मिलेगा या 3 वेरिएबल में मिलेगा। लाइक एस, पहले मैं लिख देती हूँ, a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, a2x b2y इक्वल्स टू c2। तो ये कोई लीनियर इक्वेशन हो गया, इज इन 2 वेरिएबल। अब इसमें बस x और y वेरिएबल है तो 2 वेरिएबल। अब हम इस लीनियर सिस्टम को चेक करेंगे कि कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट। अब कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट क्या होता है? कंसिस्टेंट मींस अगर इस सिस्टम का सॉल्यूशन आता है, मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो हम कहेंगे दैट इज कंसिस्टेंट। यानी कि अगर यहां पर इक्वेशंस का क्या करें, अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे तो हम बोलेंगे कि दिस इज कंसिस्टेंट। तो लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन कॉल्ड सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कॉल्ड कंसिस्टेंट। ओके, अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही ना करे या फिर नो सॉल्यूशन हो तो उस सॉल्यूशन को हम बोल देंगे इनकंसिस्टेंट। तो अगर नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट, नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट, तो हम उस सिस्टम को क्या बोल देंगे? इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट सिस्टम। तो होप सो समझ में आया होगा कंसिस्टेंसी कैसी होती है, इनकंसिस्टेंसी क्या होती है। मतलब अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे, चाहे तो वो एक हो या एक से ज्यादा हो। अभी हम चेक करेंगे कि सॉल्यूशन कैसे देखेंगे कि एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे तो कंसिस्टेंट सिस्टम, इस सिस्टम को बोल देंगे कंसिस्टेंट सिस्टम। अगर इसका कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा तो इनकंसिस्टेंट सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल, अब हमारे पास आता है सबसे पहला केस, मैं केस 1 केस 2 करके लिख देती हूँ। सबसे फर्स्ट पॉइंट है केस 1, हम बोल सकते हैं इसको केस फर्स्ट। अगर हम इससे मैट्रिक्स बनाएंगे, हम कैसे मैट्रिक्स बनाएंगे, इसको हम लिखेंगे ax इक्वल टू b की फॉर्म में। वो क्या है? a मतलब कोफिशिएंट मैट्रिक्स। कोफिशिएंट्स की मैट्रिक्स क्या होगी? x का कोफिशिएंट a1 a2, y का कोफिशिएंट b1 b2। तो ये हो गई हमारी A मैट्रिक्स। ये किसको रिप्रेजेंट करती है? A मैट्रिक्स। X मैट्रिक्स इज वेरिएबल। कौन कौन से वेरिएबल है? X वेरिएबल, Y वेरिएबल, एंड B इज अ कॉन्स्टेंट्स। जो कॉन्स्टेंट्स यहाँ पर कुछ वैल्यू होगी, कॉन्स्टेंट्स को शो करता है। तो ये जो सिस्टम है इसको हमने कैसे लिखा? Ax इक्वल्स टू B। अब हम इस A का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। अगर ये 0 नहीं आता, डिटर्मिनेंट निकालना आता ही है, डिटर्मिनेंट बस इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। अगर 0 नहीं आता तो दिस इंप्लाइज यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट, यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट। और यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो मींस कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी पूछे जाते हैं। केस 1, अभी मैं केस 2 भी बताऊंगी। अगर डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है तो वहां पर डायरेक्ट इनकंसिस्टेंट नहीं बोलेंगे। पहले तो हमने क्या बोला, अगर डिटर्मिनेंट, ये वाला डिटर्मिनेंट निकालकर चेक करेंगे, अगर 0 नहीं आता तो यूनिक सॉल्यूशन आएगा। अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी आते हैं, वो भी कंसिस्टेंट होते हैं। मैंने बोला
सॉल्यूशन अगर एग्जिस्ट करे, ये नहीं बोला कि यूनिक एक आए या बहुत सारे आए, कुछ भी आ सकता है, बस सॉल्यूशन आना चाहिए, तो मतलब कंसिस्टेंट। और अगर कोई सॉल्यूशन नहीं आता तो इनकंसिस्टेंट। तो यहाँ पर तो अभी यूनिक सॉल्यूशन की बात हुई है। एक सॉल्यूशन ऐसा भी होता है जब जहां पर बहुत सारे सॉल्यूशन आ जाते हैं, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, वो भी कंसिस्टेंट होता है। तो केस वाइज में पढ़ा रही हूँ। पहला केस था, अगर डिटर्मिनेंट चेक करेंगे इसका निकालकर, अगर 0 नहीं आता तो हम बोलेंगे कंसिस्टेंट है, देखते ही बोल देंगे कंसिस्टेंट है और यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। केस सेकेंड जो कि इंपॉर्टेंट सारे ही केस है, वैसे तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। अब हम देखते हैं अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है तो, अब इसे देख के हम एकदम ये नहीं बोलेंगे कि इनकंसिस्टेंट है, नो। अब इसमें भी पॉइंट्स बनते हैं। नंबर फर्स्ट, हम निकाल के देखेंगे अगर ये 0 आ जाता है, ऐसे ही नहीं बोलेंगे कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट। अब हम इस मैट्रिक्स का, ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए, उसकी मल्टीप्लाई इधर इक्वल टू वाली बी मैट्रिक्स से करेंगे इनटू बी। अब अगर ये 0 नहीं आती, अगर ये 0 आ जाती है तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 मतलब नल मैट्रिक्स। अगर नल मैट्रिक्स आ जाती है इसको मल्टीप्लाई करके, या फिर नल मैट्रिक्स, या तो नल मैट्रिक्स आएगी या फिर नहीं आएगी, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, या तो नल आएगी या नल नहीं आएगी। अगर नहीं आती तो दिस इंप्लाइज इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन, inconsistent solution means no solution exists। बस हमें क्या करके देखना होगा, ये जो मैट्रिक्स थी इसका एडजॉइंट निकालना होगा, उसकी मल्टीप्लाई इधर वाली बी मैट्रिक्स से करनी होगी। अगर नल मैट्रिक्स मिल जाती तो उसका केस अभी बताऊंगी। नल नहीं आती, वो मैट्रिक्स नल नहीं होती, पूरी 0 नहीं होती, तो वहां पर हम बोल देंगे इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन एंड नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट। नेक्स्ट आता है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अब हम निकालते हैं और नल मैट्रिक्स भी आ जाती है, तो यहाँ पर भी 2 केसेस निकलते हैं, मतलब अब ये कंसिस्टेंट भी हो सकता है, इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है। यहाँ पर 2 केसेस है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी 0 आ जाता है तो यहाँ पर भी 2 केसेस निकलते हैं। यहां पर या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगी, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन मतलब कंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन एग्जिस्ट, ठीक है। या फिर दूसरा केस बनेगा नो सॉल्यूशन। अब नो सॉल्यूशन, या तो बहुत सारे सॉल्यूशन निकल रहे होंगे या एक भी नहीं निकल रहा। अगर बहुत सारे निकल रहे होंगे तो कंसिस्टेंट, क्योंकि हमने पढ़ाया था कंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन अगर एग्जिस्ट करे तो, और नो सॉल्यूशन मतलब इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। तो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। हम निकालना सीखेंगे अभी क्वेश्चंस के थ्रू कि ये कैसे होगा। यहाँ पर अभी बस इतना समझना है हमारे पास, हम इसको अप्लाई करने जा रहे हैं डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स को। देखो मैट्रिक्स तो बना ली, अब डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो हम कैसे चेक करेंगे वो अभी हमें सीखना बाकी है। बस मैंने अभी डिटर्मिनेंट के बेसिस में बताया कि सॉल्यूशन कब कंसिस्टेंट होगा और कब इनकंसिस्टेंट होगा। तो कंसिस्टेंट के लिए फिर से देख लो, अगर डिटर्मिनेंट 0 नहीं है तो कंसिस्टेंट, और वो भी यूनिक सॉल्यूशन, तो दोनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अगर 0 आ जाता है तो हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करके देखते हैं। इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालते हैं, उसकी मल्टीप्लाई बी से करते हैं। अगर 0 नहीं आती तो 100% इनकंसिस्टेंट एंड नो सॉल्यूशन, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। लेकिन अगर ये नल मैट्रिक्स आ रही है तो यहां पर 2 केस अराइज होते हैं, या तो बहुत सारे सॉल्यूशन आ रहे होंगे उस सिस्टम के, जो भी सिस्टम हमें गिवन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ रहे होंगे, या फिर कोई भी नहीं आ रहा होगा। तो जहां सॉल्यूशन आ रहे हैं तो कंसिस्टेंट, नहीं आ रहे तो इनकंसिस्टेंट। तो इससे पहले मैं रब करूं, प्लीज मेक अ नोट। यहां पर मैं एक सिस्टम कंसीडर करके चल रही हूँ लीनियर इक्वेशंस का। तो देखते हैं कब ये यूनिक सॉल्यूशन देगा, कब ये नो सॉल्यूशन देगा, और कब इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे। तो चेक करते हैं। तो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन ले लिया मैंने,
तो हम नंबर 1 चेक करेंगे यूनिक सॉल्यूशन, कि कब यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। नंबर 2 कब नो सॉल्यूशन मिलेगा। नंबर 3 हम चेक करेंगे कब इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। तो चेक करते हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया था इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं, जो कि क्या होगी, ax इक्वल्स टू b की फॉर्म में। ax इक्वल टू b के फॉर्म में लिखेंगे तो मैट्रिक्स A आ जाएगी, k इसका x का कोफिशिएंट k 1 1 1 1, नेक्स्ट 1 k 1 1 k 1, नेक्स्ट 1 1 k। तो ये आ गई। और वेरिएबल्स हैं इस बार हमारे 3 x y z। तो हमारे पास 2 और 3 वेरिएबल्स की इक्वेशन आने वाली है। तो ये हो गया b। नेक्स्ट b इज कांस्टेंट्स, कांस्टेंट्स गिवन है 1 1 1। तो ये आ गया। अभी मैंने बताया था डिटरमिनेंट निकालकर चेक करेंगे, तो वही करने वाले कि कब कंसिस्टेंट होगा। तो इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल्स टू कितना आएगा, डिटरमिनेंट ऑफ k 1 1 1 k 1 एंड 1 1 k। तो इसका डिटरमिनेंट निकाल के चेक करते हैं। इसको हम लिख सकते हैं k, फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग निकाल रही हूं मैं। k कट करोगे तो दैट विल बी k स्क्वायर माइनस 1, माइनस का 1 फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग, तो ये आएगा k माइनस 1, देन प्लस 1 इंटू कट करोगे तो 1 माइनस k, दैट इज 1 माइनस k। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें ये k, इसको हम k प्लस 1 k माइनस 1 लिख सकते हैं। यहाँ पर k माइनस 1 है ही, और इसमें से अगर माइनस कॉमन ले लेंगे दैट इज ऑल्सो k माइनस 1। तो यहाँ से अगर k माइनस 1 कॉमन ले लें, इक्वेशन सॉल्व करनी कैसे भी करें, अब यहाँ पर वैल्यू तो आएगी नहीं क्योंकि k की फॉर्म में ले लिया है। और k के फॉर्म में मैंने इसलिए लिया है क्योंकि मेरे को बताना है कि कब यूनिक है, कब नो है, और कब इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। तो k माइनस 1 एक ही क्वेश्चन से तीनों पार्ट्स बताने हैं हमें। अब बाकी बचेगा k प्लस 1, नेक्स्ट बचेगा यहाँ बचेगा माइनस का 1, क्योंकि k माइनस 1 चला गया, यहाँ पर भी माइनस का 1। तो देखते हैं इसको सॉल्व करके कितना आएगा, k माइनस 1 दैट इज इक्वल टू k स्क्वायर प्लस k माइनस का 2। तो ये आ रहे k माइनस 1 k स्क्वायर प्लस k माइनस 2। इसके फैक्टर करके देखते हैं कितने आते हैं। k माइनस 1 एज इट इज, इसको अगर करेंगे 2k स्क्वायर को हम लिख सकते हैं k स्क्वायर प्लस 2k माइनस k, लिख सकते हैं ना। इसको फैक्टर कर रहे हैं बस। k माइनस 1 यहाँ से अगर कॉमन लेंगे k, तो दैट विल बी k प्लस 2 माइनस का k भी k प्लस 2, माइनस का 1 कॉमन ले सकते हैं। और ये आ गया k माइनस 1, यहाँ से k प्लस 2 कॉमन, तो ये बचेगा फिर से k माइनस 1। तो क्या हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते, k माइनस 1 का स्क्वायर और k प्लस 2। तो ये आ गया हमारा टर्म। अब देखो ये जीरो कब नहीं होगा, अगर k की वैल्यू 1 और माइनस 2 ना हो तो ये जीरो नहीं होगा। और मैंने बताया था जब डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होता तो मतलब यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन कब आएगा हमारा, इफ नंबर फर्स्ट यूनिक सॉल्यूशन, यहां पर मैं थोड़ा सा नंबर फर्स्ट यूनिक सॉल्यूशन हमारे पास कब आएगा, इफ k इज नॉट इक्वल टू 1 एंड दोनों ही चीज ना हो, ना तो k माइनस 2, अगर k को माइनस 2 रख देंगे तो भी ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ a जीरो हो जाएगा। ये डिटर्मिनेंट ऑफ a चल रहा था ना। तो यूनिक सॉल्यूशन हमारा कब मिलता है, सबसे पहला केस था यूनिक सॉल्यूशन अगर डिटर्मिनेंट जीरो ना हो, और डिटर्मिनेंट जीरो तभी नहीं होगा जब k या तो 1 ना, दोनों ही ना हो, ना तो 1 हो ना ही माइनस 2 हो। अगर 1 और माइनस 2 k की वैल्यू नहीं रहेगी तो ये जीरो भी नहीं होगा। तो अगर k 1 और माइनस 2 नहीं है तो दैट मीन्स वी गेट यूनिक सॉल्यूशन, वी गेट यूनिक सॉल्यूशन। आपको इतना टिपिकल नहीं मिलेगा, बस मैं सेकेंड वाला केस बताना चाह रही हूँ। आपको तो सिंपल एक मैट्रिक्स मिलेगी, आपको डिटर्मिनेंट निकाल के चेक करना है कि जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जीरो आता है तो वही वाले दोनों केस एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी करके देखना, जीरो नहीं आता तो
सेम वही वाले केसेस, जीरो नहीं आता तो इनकंसिस्टेंट, जीरो आ जाता है तो दो केसेस अराइज होते हैं, बस उसकी वजह से मैं ये करा रही हूँ। तो पहला वाला केस आपको समझ में आ गया होगा, अगर k 1 नहीं हो और -2 नहीं हो, और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत वैल्यूएबल पॉइंट मिलेगा यहाँ से कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते कि नहीं। ऐसे कोई डिटर्मिनेंट दिया हुआ है तो कब यूनिक सॉल्यूशन होगा, कब नो सॉल्यूशन होगा, कब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे पास। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट है नो सॉल्यूशन कब होगा, सेकेंड एंड थर्ड, 3 पॉइंट है। अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होगा, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब आने वाला है असली पॉइंट, मैं बोल रही हूं अगर k इज इक्वल्स टू -2 हो जाए, k इक्वल्स टू -2 आ जाए तो नो सॉल्यूशन, और थर्ड इज अगर k इज इक्वल्स टू 1 हो जाए, k की वैल्यू 1 हो जाए तो दिस इंप्लाइज इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट। तो ये मैंने कैसे बोला, ये वाले दोनों पॉइंट मेन मैटर करते हैं। इसको हमने बोला जबकि, अब देखो अगर दोनों ही ये नहीं है, अब ये काम चल रहा है जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आएगा, 0 नहीं आएगा तब के लिए तो ठीक है, और डिटर्मिनेंट ए 0 तब नहीं आएगा जब यूनिक सॉल्यूशन। तो इस केस में तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नहीं था। अब हम दोनों केस करने वाले, डिटर्मिनेंट ऑफ ए जब 0 होगा तो कब होगा, या तो k 1 हो जाए या -2 हो जाए। तो मैंने बोला अगर k 1 हो जाएगा तो बहुत सारे सॉल्यूशन आएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, लेकिन अगर k -2 हो जाएगा मैंने लिखा नो सॉल्यूशन आएगा। ऐसा क्यों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, तो वो वही डिस्कस करते हैं हम। यहां से मैं थोड़ा सा रब कर रही हूं, हमारे पास थर्ड पॉइंट था इनफाइनाइट सॉल्यूशन का, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब आप खुद देखो, ये मैंने लिखा k -2 हो जाए और k 1 हो जाए। अब आप खुद रख के देखो, अगर k को मैं 1 रखती हूँ, पहले मैं थर्ड पॉइंट डिस्कस कर रही हूँ कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन मैंने कैसे लिखा। अगर k को मैं 1 1 1 रख देती हूँ तो इक्वेशन, सारी ही इक्वेशन एक जैसी बन जाएगी। क्या, x + y + z = 1, k को 1 रख दिया, इसमें रखोगे तो भी तो यही इक्वेशन मिल रही है, इसमें रखोगे k को 1 तो x + y + z = 1, तो तीनों बार एक ही इक्वेशन आ रही है। तो जब ऐसा हो जाए तो इस केस में हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन आते हैं। क्यों, क्योंकि z की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, उसी के ऊपर बेस करके हमारी x की वैल्यू। अब y z तो गिवन नहीं है, एक इक्वेशन से 3 वेरिएबल निकालना, मतलब x y z के इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर सकते हैं। z की वैल्यू बदलती जाऊंगी तो x y भी चेंज होते जाएगा, डिफर वैल्यू के लिए x डिफर वैल्यू देने वाला है। इसीलिए जब भी एक इक्वेशन मिल रही हो, मतलब कहने का मतलब है जितने नंबर ऑफ इक्वेशंस हैं हमारे पास, जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं, कहने का मतलब अगर उससे कम इक्वेशन आती है तो ऑलवेज इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। यहां पर मैं केस लिख देती हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इफ इक्वेशंस is less than number of unknowns, number of variables। अगर इक्वेशंस कम है नंबर ऑफ वेरिएबल से, ऑलवेज क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट, इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अब हमारे पास यही तो हुआ, हमारे पास वेरिएबल तो 3 आ गए थे, लेकिन हमारे पास इक्वेशन कितनी मिली, सिर्फ एक। 3 इक्वेशन मिलती तो हम सोचते कुछ करने का, लेकिन नंबर ऑफ वेरिएबल ज्यादा थे और इक्वेशन पड़ गई कम, तो ऐसे केस में हमेशा क्या होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। नेक्स्ट है अगर k को -2 ले रहे, अब k को -2 लोगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी -2x y + z = 1। नेक्स्ट बनेगी x -2y + z = 1। उसके नेक्स्ट बनेगी x + y - 2z = 1। तो ये है हमारे पास इक्वेशंस। अब देखो यहाँ से नो सॉल्यूशन कैसे मिलेगा। अब नो सॉल्यूशन मिलने के लिए अगर हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करें तो क्या होगा कि एक ही क्वेश्चन से अलग अलग इक्वेशन बनी होगी। फॉर एग्जाम्पल अभी हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं। सपोज ये दोनों इक्वेशन है, मैं सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा,
ये दोनों कट जाएंगे। जैसे इक्वेशन सॉल्व करते हैं, माइनस 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 का 3y और यहाँ से प्लस का 3z, 1 माइनस 1 0। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं 3y इक्वल टू 3z, यानी कि y इक्वल टू z। अब हमें मिला y इक्वल टू z, ये दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके। तो सब्स्टिट्यूट करते हैं, थोड़ा सा मेरे को बोर्ड रब करना पड़ेगा, उससे पहले प्लीज नोट डाउन। तो मैं यहां से थोड़ा सा रब कर रही हूँ बोर्ड, ज्यादा नहीं। तो हमने देखा ये y इक्वल टू z आ गया। y इक्वल टू z अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में रखूंगी, ये फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन, y इक्वल टू z रखते हो, यहाँ पर देखो कितना इक्वेशन मिलेगा। फर्स्ट इक्वेशन में रखने पर 2x प्लस z को भी मैं y रख सकती हूँ, तो ये बन जाएगा 2y इक्वल टू 1। z को मैं y रख सकती हूँ ना, अभी मैंने निकाला इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके। तो यहां से हम देखते हैं, अगर मैं माइनस का 2 कॉमन ले लूं तो x माइनस वाई इक्वल टू 1 या फिर x माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 1/2। तो एक इक्वेशन मिलते हुए दिख रही है, ठीक है। अब यही वैल्यू अगर मैं सेकेंड इक्वेशन में डालूं, क्या x माइनस 2y, z को मैं फिर से y रख रही हूँ, तो z को y रखूंगी तो प्लस y इक्वल टू 1। तो देखो यहां से कितना बना, x माइनस का 2y प्लस का y विल बी x माइनस वाई इक्वल टू 1। तो एक इक्वेशन यहां से मिली। अब देखो x माइनस वाई, दोनों इक्वेशंस को ध्यान से देखना है। x माइनस वाई माइनस हाफ भी आ रहा है और x माइनस वाई 1 भी आ रहा है। हाउ इट्स पॉसिबल? एक ही टर्म दो वैल्यू दे सकती है अलग अलग, दैट इज रॉन्ग। तो ऐसा ही केस पॉसिबल ही नहीं है, ये रॉन्ग इक्वेशंस मिल जाए जब हम, तो ऐसे केस में हम बोलते हैं नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट। और जब सबसे एक ही टाइप की इक्वेशन मिल रही हो, नंबर ऑफ वेरिएबल से नंबर ऑफ इक्वेशंस कम हो, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। जब गलत इक्वेशन, देखो दोनों इधर के x माइनस वाई थे और दोनों अलग अलग वैल्यू दे रहे थे, अगर इन्हें सॉल्व ही नहीं कर सकते हम, अगर इन्हें सॉल्व करेंगे तो कुछ अलग ही रिजल्ट आएगा, बार बार अलग डिफर, तो ऐसे में नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट। होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, प्लीज मेक अ नोट। ये रिजल्ट सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ही नहीं, 1 मार्क क्वेश्चन के लिए भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है कि डिटर्मिनेंट दे दिया। डिटर्मिनेंट की वैल्यू अभी हमने देखी थी, हमारा डिटर्मिनेंट कितना आ रहा था, k माइनस 2, k आई थिंक k की वैल्यू 1 नहीं थी ना, एक माइनस 2 नहीं थी, तो k प्लस 2 k माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये था हमारा डिटर्मिनेंट, यही सॉल्व किया था ना अभी हमने डिटर्मिनेंट। तो हो सकता है हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू दे दे और पूछे इसका यूनिक सॉल्यूशन कब आएगा, नो सॉल्यूशन कब आएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब आएगा। तो इक्वेशन में रख के इसी प्रोसेस से हम बता सकते हैं। यूनिक बताना तो बहुत ही इजी है कि ये वाली टर्म ही नहीं होनी चाहिए, ये पूरी तरह जीरो ही नहीं होना चाहिए, और जीरो के केस के लिए मैंने बताया नो सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो ये था। अब हम लेते हैं कोई एक्सरसाइज का क्वेश्चन, एक्सरसाइज 4.6। यहाँ मैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 ले रही हूँ, जिसमें हमें एग्जामाइन करना है सिर्फ कि सॉल्यूशन कंसिस्टेंट है कि नहीं, ठीक है, कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है, ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिया हुआ है। तो इसको अभी मैंने बताया था हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, ax इक्वल टू बी की फॉर्म में। अब ax इक्वल टू बी के फॉर्म में अगर इसे कन्वर्ट करेंगे तो देखो ये कैसा बन जाएगा, मैट्रिक्स, कोफिशिएंट की मैट्रिक्स 2 1 -1 1, एक्सेस वेरिएबल इज 2, x एंड y 2 वेरिएबल्स है, एंड b इज इक्वल्स टू 5 एंड 4। तो मैंने बताया था a का डिटर्मिनेंट निकाल के चेक कर लेते हैं। तो a का डिटर्मिनेंट अगर हम निकालेंगे तो 2 -1 1 1 का डिटर्मिनेंट, 2 -1 1 का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो दैट विल बी 2 -1 जो कि 3 आ जाएगा, तो नॉट इक्वल टू 0। तो यानी कि देखते ही बता दो, दिस सिस्टम इज consistent. Since determinant of A is not equal to 0, तो consistent solution, consistent system बोल सकते कि नहीं, अभी बताया था डिटर्मिनेंट 0 नहीं तो consistent system हो गया। सिमिलरली हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, A मैट्रिक्स इसकी कितनी आएगी, देखो 1 2 3 6,
ऑफ ए इज इक्वल टू, देखो 6 माइनस 6 इक्वल टू 0। अब 0 आ गया तो वही वाले केसेस बनते हैं। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा इसके लिए? मैंने बताया था अगर 0 आ जाता है तो केसेस के लिए हमें निकालना पड़ता है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। अब एडजॉइंट क्या होगा? एडजॉइंट का मैंने शॉर्टकट बताया हुआ है, इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, आप निकाल भी सकते हो पूरा। इनको डायगोनल्स को इंटरचेंज कर दोगे तो एडजॉइंट आने वाला है 6 1 और अदर टू के आगे नेगेटिव साइन। तो ये शॉर्टकट था एडजॉइंट का। अगर आपने ये नहीं देखा है कैसे निकाला है तो आप मेरी कॉम्पिटिटिव वीडियो में देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये था एडजॉइंट ऑफ ए बी मैट्रिक्सेस 5 and 8। तो इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आता है। रो बाय कॉलम 30 24, तो ये फर्स्ट एलिमेंट हो गया। नेक्स्ट -10 प्लस 8। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे 30 माइनस 24 विल बी 6 एंड दिस इज -2। तो ये तो नल मैट्रिक्स नहीं है, दिस इज नॉट नल मैट्रिक्स। जब नल मैट्रिक्स नहीं है तो मैंने बता दिया था, देखते ही बोल दो दिस सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट सिस्टम। तो दिस इंप्लाइज इनकंसिस्टेंट सिस्टम। क्यों? क्योंकि एडजॉइंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। तो आ गया होगा होप से समझ में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया हमारा, नेक्स्ट फोर्थ। अब फोर्थ की कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाओ। ए मैट्रिक्स कितनी बनेगी? अब देखो यहाँ पर मैट्रिक्स बनाने से पहले मैं कुछ कॉमन लेना चाहती हूँ, उसके बाद मैट्रिक्स बनाएंगे। क्या? 1 1 1, इसके कोफिशिएंट है 2 3 2, इसका a 2a। क्या मैं a कॉमन लेके इधर नहीं भेज सकती? a कॉमन लेके इसके डिवाइड में भेज देते। तो इस इक्वेशन को मैं दोबारा लिखना चाह रही हूँ। इसको हम लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल टू 4/a। लिख सकते हैं ना, a कॉमन लेके उधर डिवाइड में ले गए। तो अब जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनेगी इससे और इससे बनाते हैं। देखो 1 1 1 2 3 2। नेक्स्ट इसके लिए ये प्लस का 1 है, 1 1 2। तो ये है ए मैट्रिक्स। ax इक्वल टू बी लिखा जाएगा पूरा। मैं सिर्फ ए मैट्रिक्स ले रही हूँ। इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, तो मैं डायरेक्ट निकाल रही हूँ इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू कितना आएगा? अब देखते हैं। आप चाहे तो यहाँ पर ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं डायरेक्ट वैसे ही बता रही हूँ निकाल के, रो 1 के अकॉर्डिंग। तो 1 इंटू कट करोगे 6 माइनस 2, देन -1 इंटू 4 माइनस 2, देन +1 इंटू 2 माइनस 3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो दैट विल बी 4 माइनस का 2 एंड माइनस का 1। तो ये आ जाएगा 4 माइनस 3 इक्वल टू 1, विच इज नॉट इक्वल टू 0। जब डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 हो गया तो दिस इंप्लाइज कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। तो ये आ गया हमारा कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, यानी कि ये सिस्टम कैसा है? कंसिस्टेंट सिस्टम। होप सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बाकी के क्वेश्चंस आप इसी टाइप से कर सकते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे इनको यूज कैसे करना है मैट्रिक्स मेथड से, जिसको हम क्रैमर रूल भी करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्रैमर रूल। उससे पहले प्लीज मेक अ नोट। नेक्स्ट आता है क्रैमर रूल। तो वो मैं कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे ही अप्लाई करके बताती हूँ व्हाट इज क्रैमर रूल। ये क्रैमर रूल सिर्फ तभी वर्क करता है जब डिटर्मिनेंट हम जो निकाल रहे थे, पहले तो ax इक्वल टू बी की फॉर्म में हम कन्वर्ट कर लेते हैं इस सिस्टम को। ax इक्वल टू बी की फॉर्म में जब हम कन्वर्ट कर लेते हैं, जनरल रूल मैं बता रही हूँ, क्रैमर रूल सिर्फ तब वर्क करता है जब डिटर्मिनेंट 0 नहीं हो। अगर डिटर्मिनेंट 0 है तो उसके लिए क्रैमर रूल हमें नहीं बताता। तो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं जो कि बोल रहे हैं 7 से लेके 15 तक, जो भी है 16 तक, सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड भी बोलते हैं या फिर क्रैमर रूल हम बोल देते हैं, क्रैमर्स रूल।
तो क्रैमर्स रूल क्या है? सबसे पहले तो हमें जो ax इक्वल टू बी बनाते हैं, ये जो a है इसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होना चाहिए, ये तभी वर्क करता है। तो डिटर्मिनेंट जीरो होगा और इनवर्स निकालते हैं हम। कैसे निकालते हैं? अब हम क्या करते हैं, हम ax इक्वल टू बी निकाल लेते हैं। और देखो मैं जनरल बता रही हूँ, अगर हम a इनवर्स की दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें, a इनवर्स की लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी, प्री मल्टीप्लीकेशन की है मैंने, एक ही तरफ से करते हैं, ऐसा नहीं कि a इनवर्स की इसकी आगे से कर दी उसकी पीछे से कर दी, नो। प्री मल्टीप्लीकेशन अगर मैं इसकी करूं तो a इनवर्स a को मैं लिख सकती हूँ ix इक्वल टू a इनवर्स b, या फिर x इज इक्वल टू a इनवर्स b, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स की किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करो वो एज इट इज हो जाएगी। तो ये है क्रैमर रूल, जो कि हमारी x y z जितने भी वेरिएबल है उनकी वैल्यू निकालने में वर्क करेगा। तो देखते हैं कैसे। और ये तभी पॉसिबल है जब डिटर्मिनेंट जीरो ना हो। तो a इनवर्स हमने निकालना सीखा था। a है मैट्रिक्स, इसी को अगर हम देखें, इसको ax इक्वल टू b के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। a मैट्रिक्स इज 5 7 2 3, ये a हो गई। x इज xy एंड b इज 4 5। इजी। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं सबसे पहले, तो जीरो तो नहीं आ रहा है ये चेक करने के लिए। तो डिटर्मिनेंट अगर हम देखेंगे 15 माइनस 14, जो कि 1 आ रहा है, नॉट इक्वल टू जीरो है। ठीक है, डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है तो मतलब यूनिक सॉल्यूशन आने वाला है। यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक x की वैल्यू आने वाली और एक y की वैल्यू आने वाली है। देखते हैं कैसे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये डिटर्मिनेंट तो जीरो नहीं आया। अब हम एक्स वाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे? इस फॉर्मूले से, x इज इक्वल टू a इनवर्स। a इनवर्स मतलब ये जो a मैट्रिक्स है, अब हमें इसका इनवर्स निकालना पड़ेगा। उसकी मल्टीप्लाई हम किससे कर देंगे? इस b से। और जो मैट्रिक्स आएगी कंपेयर करके हम x और y की वैल्यू बता देंगे। तो देखते हैं कैसे। अब इसका इनवर्स, a का इनवर्स मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ। इसका एडजॉइंट अभी मैंने बताया, एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a। एडजॉइंट में डायरेक्ट लिख सकते क्या? 3 5 एंड -2 -7, और अपॉन में डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट 1 अपॉन 1 करोगे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो a इनवर्स इज व्हाट? देखा, एक ही स्टेप में आ गया ना। ये है विद इन सेकेंड्स इनवर्स निकालना। कॉम्पिटिटिव वीडियो जरूर देखना मेरी, वहां पर मैंने सब रूल बताया हुआ है। तो a इनवर्स इज इक्वल टू a इनवर्स की अब मल्टीप्लाई करनी है किसमें? अब हमें निकालना है x इज इक्वल टू कितना होता है a इनवर्स b। x कितना था हमारा? ये a x इक्वल टू b होता है ना। x है हमारा x y। a इनवर्स अभी हमने निकाला, कितना आया? 3 -7 -2 एंड 5 एंड b इज 4 5। तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं कितना आता है हमारा रिजल्ट। रो बाय कॉलम -10 एंड 28 प्लस 25। तो देखते हैं ये कितना आ रहा है। 12 - 10 विल बी 2 एंड दिस इज माइनस का 3। तो ये किसकी वैल्यू आ गई? यहां से अगर हम देखते हैं, कंपेयर कर लेंगे, सामने दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। दिस इंप्लाई x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू -3। तो आ गया ना यूनिक सॉल्यूशन। था ना सिंपल। तो ये था हमारा क्रैमर रूल, जब डिटर्मिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो हमें जो करना है अभी डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो के लिए ही करना है यहाँ पर। तो ये है हमारा क्रैमर रूल के अकॉर्डिंग यूनिक सॉल्यूशन। तो ये था 2x2 मैट्रिक्स का। एक हम नेक्स्ट करते हैं 12th क्वेश्चन, जो कि 3x3 मैट्रिक्स का है। तो देखते हैं इसका क्या आएगा। x इक्वल टू b, सेम फॉर्म में करना है, a का इनवर्स निकालना है। तो यहाँ पर शायद इनवर्स थोड़ा सा लंबा हो जाए, क्योंकि 2x2 का तो इजिली बता रखा है मैंने। ax इक्वल टू b इज 1 -1 1। कोफिशिएंट मैट्रिक्स ले लेंगे x y z की। 2 1 -3 1 1 1। x इज, अब देखो x कितना आ रहा है इसका? 3 वेरिएबल है, x y z, एंड b इज 4 0 एंड 2। तो ये आ गया। अब हम a का डिटर्मिनेंट निकाल के देखते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ a इज डिटर्मिनेंट ऑफ 1 2 1 -1 1 1 -3 1। तो इसका डिटर्मिनेंट चेक करते हैं कितना आता है।
1 इंटू कट करेंगे तो 1 प्लस 3 आ जाएगा, माइनस माइनस 1 तो प्लस 1 हो गया, ये रो 1 के अकॉर्डिंग निकाल रही हूं मैं, तो दैट विल बी 2 प्लस 3, नेक्स्ट माइनस प्लस 1, 2 माइनस 1, तो देखते हैं इसको, ये आ रहा है 4 प्लस 5, यहां से 1 आएगा, तो ये आ गया 10, तो नॉट इक्वल टू 0, तो डिटर्मिनेंट 0 तो है नहीं, अब 0 भी नहीं है तो हमारा यूनिक सॉल्यूशन आने वाला है, तो उसके लिए अभी बताया मैंने क्या निकालना है, बस हमें ए का इनवर्स निकालना है और बी की मल्टीप्लाई कर देनी है, तो ए मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखा रखा है, कैसे बताया है, सारे कोफैक्टर्स को अरेंज करके बताया हुआ है, तो देखते हैं कैसे, यहाँ पर थोड़ा सा रब करना पड़ेगा, उससे पहले चलो निकाल के देखते हैं A11 इज पॉजिटिव आएगा, जब A11 निकालेंगे तो कितना आएगा, दैट इज 1 प्लस 3 विल बी 1 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 4, A12 इज A12, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को कट करेंगे तो ये आएगा हमारा नेगेटिव, पहले तो माइनस साइन के साथ, और दैट विल बी 2 प्लस 3, तो दैट इज इक्वल टू -5, A12 इज -5, क्योंकि नेगेटिव साइन आता है, और फिर जब हम इसको कट करेंगे तो ये कितना आएगा, 2 प्लस 3, ठीक है, नेक्स्ट A13 पॉजिटिव हो गई है, पॉजिटिव में कितना 1 3, जब हम कट करेंगे तो 2 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 1, नेक्स्ट A21 इज सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम कट करेंगे, पहले तो नेगेटिव होगा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम तो -1 -1 -1 -1, तो माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, तो ये +2 आ गया हमारा, नेक्स्ट A22 इज पॉजिटिव, कट करोगे तो 1 माइनस 1 तो दैट इज 0, A23 सेकेंड रो, पहले तो नेगेटिव आएगा, सेकेंड रो थर्ड कॉलम जाएगा तो 1 प्लस 1 2, तो दैट इज -2, देन A31 मतलब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम कट करेंगे, पहले तो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव आएगा बिल्कुल, 3 1, तो ये आएगा प्लस का 3 माइनस का 1, तो 3 माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा 2, A32 दिस इज नेगेटिव, ये नेगेटिव होगा, थर्ड ये कट करेंगे थर्ड रो सेकेंड कॉलम तो -3 -2 -3 -2 दैट इज -5 माइनस माइनस प्लस का 5 हो जाएगा, A33 इज पॉजिटिव, जब हम करेंगे तो 1 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 3, 1 प्लस 2 इज 3, तो अब इन कोफैक्टर्स को अगर हम अरेंज करके देखते हैं एडजॉइंट कैसे निकालना है, उससे पहले प्लीज मेक का नोट, क्योंकि मैं ये रब करूंगी, हाँ, तो अब इसको अरेंज करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए, डायरेक्ट मैं लिख रही हूँ कॉलम वाइज अरेंज करके, आपको वैसे पहले रो वाइज करना होता है, उसका ट्रांसपोज जब हम लेते हैं तब एडजॉइंट निकलता है, तो मैं डायरेक्ट वे में लिख रही हूँ, जो कि होगा क्या, 4 माइनस 5 1 2 0 -2 and then 2 5 3, तो ये आ गया एडजॉइंट, इसमें अगर हम डिवाइड कर देंगे किसका, A इनवर्स इज व्हाट, एडजॉइंट ऑफ A 1/A का डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट कितना आया था हमारा 10, तो 1/10 और मल्टीप्लाई में 4 2 2 -5 0 5 1 -2 3, अब हमें x इज इक्वल टू कितना पता है, A इनवर्स B x की वैल्यू इस बार है हमारे पास, x y z 3 वेरिएबल है हमारे पास, A इनवर्स निकल गया हमारे पास 4 2 2 -5 0 5 1 -2 3 and B is 402 is B, तो अब बस इसको हमें क्या करना है, रो बाय कॉलम मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आता है, 1/10 को एज इट इज रहने दो, रो बाय कॉलम, तो 16 + 0 + 4, तो +4 ही आ जाएगा, नेक्स्ट
-20, 0 plus 10. Okay, then 4 minus 0, 0 को लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस 6. तो अगर हम इसको देख रहे हैं, ये आ गया हमारे पास 1/10. 16 plus 4 is 20. This is -10 and this is 10. तो इस 10 को भी अंदर ले जाके डिवाइड कर लेंगे इजिली. ये हो जाएगा 2 -1 1. तो x y z की वैल्यू डायरेक्ट पता चल रही है ना. यूनिक सॉल्यूशन क्या क्या आ गया. दिस इंप्लाइज x is equals to 2, y is equals to -1 and z equal to 1. तो ये था हमारे पास वैल्यूज. तो ये आ गई यूनिक सॉल्यूशन हमारा, क्योंकि डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 था. तो यही था हमारा एप्लीकेशन अभी तक. तो सारे क्वेश्चन हमें इसी फॉर्म में करने हैं. होप सो आप लोग कर सकते हो. ये एक्सरसाइज बहुत ही इजी है. अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं. होप सो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी ये वीडियो. प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग.